जासूसी नेटवर्क का बड़ा खुलासा। क्या फिर दोहराएगा पुराना पैटर्न? दिल्ली पर था खतरा। पिछले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से और जिलों से कई पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं और कुछ पाकिस्तान तक भारतीय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जानकारी पहुंचा रहे थे, तो कुछ भारत से अलग अलग जगह के लोकेशंस पाकिस्तान तक पहुंचा रहे थे। खुफिया एजेंसी सतर्क हो गई है, लेकिन एक बड़ा सवाल है जो शायद इस वक्त सबके मन में होगा कि आखिर अचानक से इतने जासूसों की सक्रियता क्या मैसेज देती है? क्या ये कुछ बड़ा प्लान करने वाले थे? क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करने की साजिश कर रहा है? नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे इन पाकिस्तानी जासूसों के बारे में और बताएंगे इनके काले मंसूबे आखिर थे क्या। बने रहिए वीडियो के अंत तक। गाजियाबाद के कौशांबी पुलिस स्टेशन में 14 मार्च को आई एक छोटी सी खुफिया जानकारी ने जो कहानी शुरू की, वो अब देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बेहद गंभीर मामला बन चुकी है। शुरुआत में यह मामला बस कुछ युवकों की संदिग्ध हरकतों तक सीमित लग रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लड़के रेलवे स्टेशनों और आसपास के इलाकों में बार बार घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और जल्दी जल्दी मोबाइल पर कुछ भेज रहे हैं। पहली नजर में ये सब कुछ सामान्य भी लग सकता था, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में नहीं लिया। यही सतर्कता आगे चलकर एक बड़ी नेटवर्क का पर्दाफाश करने वाली साबित हुई। जैसे ही पुलिस ने भोवापुर इलाके में छापा मारा, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 5 पुरुष और 1 महिला। लेकिन असली कहानी तब सामने आई जब उनके मोबाइल फोन खंगाले गए। फोन की गैलरी में जो मिला उसने जांच की दिशा पूरी तरह से बदल दी। रेलवे स्टेशनों की वीडियो, सैन्य ठिकानों की तस्वीरें, लोकेशन टैग्स, सीमाओं की जानकारी, ये सब कुछ किसी आम इंसान के फोन में होना साधारण बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये साफ हो गया कि ये कोई शौकिया काम नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित मिशन था। पूछताछ शुरू हुई और धीरे धीरे इस नेटवर्क की परतें खुलती चली गई। सामने आया कि ये लोग अकेले काम नहीं कर रहे थे, इनके पीछे बैठे थे पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स, जो इन्हें हर कदम पर निर्देश दे रहे थे। किस जगह जाना है, किस एंगल से वीडियो बनाना है, कब डेटा भेजना है, और हर चीज तय थी। और इसके बदले में इन्हें पैसे मिल रहे थे, 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक। कुछ तो 500 रुपए में भी ये काम कर रहे थे। रकम भले ही बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि बेरोजगार या कमजोर हालत में जी रहे युवाओं को आसानी से फंसाया जा सके। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस गिरोह में कई नाबालिग बच्चे शामिल थे। उन्हें जानबूझकर शामिल किया गया था ताकि शक कम हो। लड़कियां भी इस नेटवर्क का हिस्सा थी, जिससे कि उनकी गतिविधियों और ज्यादा सामान्य दिखने लगी थी। भर्ती का तरीका भी बेहद चालाकी भरा था। सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजेस ऐप के जरिए संपर्क किया जाता था इनसे। पहले छोटे छोटे काम दिए जाते थे, फिर धीरे धीरे उन्हें बड़े कामों में शामिल किया जाता था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि गिरफ्तार 6 लोगों में से 4 पहले ही पुलवामा जा चुके थे। वहां से भी उन्होंने संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजी थी। इसका मतलब साफ था कि यह नेटवर्क सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने तक तो सीमित नहीं था, बल्कि आने वाले समय में किसी बड़े हमले की तैयारी का भी हिस्सा था। यह एक तरह की टोही कार्रवाई थी जो किसी बड़े हमले से पहले की जाती है। एसआईटी ने जब गहराई से जांच की तो एक और खतरनाक योजना सामने आई। ये नेटवर्क दिल्ली जम्मू रेलवे कॉरिडोर के किनारे सोलर से चलने वाले सीसीटीवी कैमरास लगाने की योजना बना रहा था। जी हां, इन कैमरे में लाइव फीड सीधे सीधे पाकिस्तान भेजा जाना था, यानी सेना की हर मूवमेंट, हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती थी, वो भी सीधे पाकिस्तान से। कुछ जगहों पर ये कैमरा लगाए भी जा चुके थे, जैसे दिल्ली छावनी और सोनीपत में। शुरुआती जांच में ये भी संकेत मिले कि देश भर में करीब 50 जगहों पर ऐसे उपकरण लगाए जाने की तैयारी थी।
अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अचानक से इतने बड़े पैमाने पर जासूस क्यों पकड़े जा रहे थे? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई बड़ी और गहरी साजिश छिपी हुई थी जो अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है? अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो आप याद कीजिए, पिछले साल दिल्ली में लाल किला के पास जो भी ब्लास्ट हुआ था, उससे पहले भी कई जगहों से ऐसे आतंकी जासूसों को और आतंकी कनेक्शन वाले लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को कई किलो RDX भी बरामद हुआ था, जो अपने आप में ही इस बात का संकेत था कि कुछ बड़ा प्लान करने की तैयारी की जा रही है। उस समय भी जांच एजेंसियां लगातार अलर्ट पे थी, कई राज्यों में छापेमारी हो रही थी, संदिग्ध लोगों को उठाया जा रहा था और एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती ही जा रही थी। इन सभी गतिविधियों के बाद भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ बड़ा करने का प्लान बनाया जा रहा है, कोई बड़ी साजिश अपनी आखिरी चरम पे है। और सिर्फ यही समय था कि वो इंतजार कर रहे थे। और फिर उसके बाद अचानक से दिल्ली के रात में वो ब्लास्ट हुआ जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। उस धमाके में कई लोगों की जान चली गई, कई परिवार तबाह हो गए और एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया कि जब पहले से इतनी गिरफ्तारियां हो रही थी, इतना सारा सामान पकड़ा गया, RDX वगैरह पकड़ा गया, तो फिर ये हमला आखिर हुआ कैसे? और ये भी कोई पहला केस नहीं था कि हमले से पहले चेतावनी के संकेत मिले हो। कई बार ऐसा हुआ है कि हमले से पहले जासूस पकड़े गए हैं, मॉड्यूल टूटे हैं, नेटवर्क का कुछ हिस्सा सामने आया है, लेकिन इसके बावजूद पूरी साजिश को रोका नहीं जा सका है और हमला हो गया। ये एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार सामने आता रहा है। पहले छोटे छोटे खुलासे होते हैं, फिर कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, कुछ नेटवर्क तोड़े जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं कोई हिस्सा बचा रह जाता है जो आगे चलकर बड़ी घटना को अंजाम दे देता है। यही पैटर्न एक बार फिर से नजर आ रहा है और यही बात सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली भी है, क्योंकि जब इतिहास खुद दोहराने लगे तो खतरा और भी बड़ा हो जाता है। इस बार भी वही संकेत दिख रहे हैं कि अचानक से कई गिरफ्तारियां, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए तार, तकनीकी तरीकों से काम करने वाला नेटवर्क और उसके पीछे बैठे हुए विदेशी हैंडलर यानी कि पाकिस्तानी हैंडलर्स, ये सब कुछ मिलकर इस बात की ओर इशारा करता है कि मामला सिर्फ जासूसी तक तो सीमित बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी योजना हो सकती है जो अभी पूरी तरह सामने आनी बाकी है। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि नेटवर्क ज्यादा बड़ा, ज्यादा संगठित और ज्यादा तकनीकी रूप से मजबूत माना जा रहा है। ये सिर्फ एक शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं है, इसके तार उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और यहां तक कि नेपाल तक भी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि एक व्यापक नेटवर्क है ये, जो लंबे समय से काम कर रहा था और धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। अब बात आती है कि आखिर पाकिस्तान की इतनी दिलचस्पी क्यों है? ये सवाल तो बिल्कुल भी नया नहीं है, लेकिन हर बार इसका जवाब और भी ज्यादा स्पष्ट होता जाता है। सीधे युद्ध में बार बार असफल रहने के बाद अब ये रणनीति अपनाई जा रही है कि भारत के अंदर ही अस्थिरता पैदा की जाए। ऑपरेशन सिंदूर में इनसे लड़ाई होती नहीं है, क्रिकेट मैच ये जीत नहीं पाते, इसलिए अब ये तरीके आजमाए जा रहे हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका है जासूसी करना, नेटवर्क बनाना और अंदर से हमला करना, कमजोर कड़ी ढूंढना और वहीं पे वार कर देना। ये भी समझना जरूरी है कि इस तरह के नेटवर्क एक दिन में नहीं बनते हैं, इसके पीछे कई महीनों की मेहनत होती है इनकी, बल्कि सालों की तैयारी होती है। पहले लोगों को चुना जाता है, फिर उन्हें धीरे धीरे तैयार किया जाता है, यानी ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें तकनीकी चीजें सिखाई जाती हैं, उन्हें भरोसा लिया जाता है उनसे और फिर उन्हें इस तरीके से देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। यही इस मामले में भी हुआ। दिल्ली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या ये नेटवर्क राजधानी को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है? ये सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि दिल्ली देश का दिल है। यहाँ हमला सिर्फ एक शहर पर हमला नहीं होगा, बल्कि पूरे देश के मनोबल पर असर डालता है। वहीं मंदिरों को लेकर भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर हमला करने से माहौल बिगाड़ना आसान होता है। लेकिन अभी तक जो भी जांच सामने आई है उससे साफ है कि प्राथमिक फोकस सैन्य गतिविधियों पर नजर रखना है, यानी ये तैयारी किसी बड़े और रणनीतिक हमले की हो सकती है। एक ऐसा हमला जो सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि एक संदेश देने के लिए किया जाता
अब जब 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अलग अलग जगहों से और गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो ये एक बड़ी सफलता जरूर है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी है कि खतरा अभी टला नहीं है। क्योंकि अगर 22 लोग पकड़े गए हैं तो ये मान लेना गलत होगा कि नेटवर्क खत्म हो चुका है। ऐसे नेटवर्क में हमेशा बैकअप्स होते हैं, नए लोग तैयार होते रहते हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि इस बार जो पैटर्न सामने आया है वो पहले से ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। तकनीक का इस्तेमाल, नाबालिगों की भर्ती, महिलाओं को शामिल करना, छोटे छोटे भुगतान, ये सब दिखाता है कि रणनीति कितनी गहरी है और सोची समझी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि कोई बड़ा प्लान तैयार हो रहा है? सीधे शब्दों में कहे तो शक की गुंजाइश बहुत कम है। जब इतने बड़े स्तर पर जासूसी हो रही है, तो इतने लोग जुड़े हो रहे हैं, तो सैन्य ठिकानों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है, तो ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का खेल तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसके पीछे हमेशा एक बड़ा मकसद होता है। अभी जांच जारी है और हर दिन नए खुलासे होते जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर अब तक सामने आई है वो यही कहती है कि ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये एक संगठित, सुनियोजित और खतरनाक नेटवर्क था जो समय रहते पकड़ में आ गया। अगर ये थोड़ा और समय तक चलता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि प्लान क्या था, बल्कि ये भी है कि ऐसे और नेटवर्क अभी भी सक्रिय हैं या फिर नहीं। क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब भी ऐसे खुलासे होते हैं तो उसके पीछे कई अनदेखे चेहरे भी होते हैं जो अभी सामने नहीं आए होते हैं, और यही शायद सबसे बड़ा डर होता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपके क्या सोच विचार हैं इन गिरफ्तारियों को लेके? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।